हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 18 मई और आज हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और हम लोग अपने करंट अफेयर शो में जो है फ्री पीडीएफ मटेरियल तो आपको मिलता है। प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। ये अलग बात है कि रोज नहीं मिलते, जब जरूरी समझा जाता है दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, द करंट अफेयर शो जो है अगर आप उसको रोज देखेंगे तो उससे आपको एक फायदा ये होगा कि आपकी जो एनालिसिस है, आपका जो विश्लेषण क्षमता है वो बढ़ती है। क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत विशेष चीज उसमें होती है कि आप दिन प्रतिदिन के खबरों से अगर अवगत होते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी करंट अफेयर की क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, इंतजार मत करिए कि मैगजीन आएगी मंथ वाली तो उसको पढ़ा जाएगा। अगर आप करंट अफेयर की क्लास रोज पढ़ेंगे तो मैगजीन जब पढ़ेंगे तो मैगजीन पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी, ये बात समझिएगा। और एक साथ मैगजीन उठाएंगे तो बहुत बोरिंग होगा। और जब आप मैगजीन पढ़ते हैं उसमें आपको ये लगता है कि अरे ये खबर तो मैंने पहले ही पढ़ रखी है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आपका ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर की क्लास बहुत ज्यादा नहीं, 30-40 मिनट की क्लास होती है रोज। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप देखना पड़ेगा। ठीक है, और पीडीएफ भी मिलता है तो पीडीएफ उसके बाद आप उसको देख लीजिए। और बच्चों से शिकायत आ रही थी कि सर आप इंग्लिश में ही पीडीएफ देते हैं, तो उसकी शिकायत मैंने आज दूर कर दी। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला है कि आपने जो पोलिंग डाटा है, जो चुनाव का डाटा है, उसको अब तक अपनी वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं किया। सीधे सीधे सवाल कर दिया। ठीक है, ये जीएस पेपर सेकंड से संबंधित है। और दूसरा एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तकरीबन 6 मिलियन पेड़ जो हैं वो फार्म लैंड से गायब हो चुके हैं, मतलब वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक एक मामला है, जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट है। और आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एविडेंस पाया है रॉक आर्ट का, मतलब चट्टानों पर जो चित्रकारी है, जो कलाएं होती हैं, खास करके फुटप्रिंट्स, मंगलुरु में प्राप्त किया है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और एक स्विस ऑफिशियल है अलेक्जेंडर फैजल, वो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी स्विट्जरलैंड के। उन्होंने कहा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भारत है वो पीस मीट जो होने वाली है 15 और 16 जून को जो होने वाली है स्विट्जरलैंड में, उसको भारत अटेंड करने वाला। ठीक है, ये सारी आर्टिकल्स हैं। चलिए अब इसको डिटेल से पढ़ा जाए। तो पहला आर्टिकल आ गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली पूछ लिया कि आपने अभी तक जो है आपने अभी तक वो पोल का जो डाटा है, चुनाव जो हुआ है अभी तक का, जितने भी बूथ के चुनाव हुए, जितने भी कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव हुए, उनका डेटा अब तक आपने क्यों अपलोड नहीं किया अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, ये मामला है कि एनजीओ है, उसने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो डिले हो रहा है पब्लिकेशन ऑफ पोल डाटा में, इसको जल्दी करवाइए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से ये भी बोल दिया कि जल्द से जल्द आप इसको क्या करें, अपलोड कर दें। ठीक है, ये पूरा मामला है। और दूसरी चीज, उन्होंने ये भी बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन का जो रूल होता है उसके अनुसार क्या होता है, उसके अनुसार जो प्रिसाइडिंग अफसर है वो पूरा वोट रिकॉर्ड जो है, जो भी हर पोलिंग स्टेशन से, हर बूथ स्टेशन से जो भी पोलिंग का रिकॉर्ड है, जो भी चुनाव का रिकॉर्ड है, उसको वो एक 17C जो फॉर्म है वो होता है, 70C फॉर्म, इसको हिंदी में 17G फॉर्म कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है पोलिंग बूथ के लिए, उसमें तैयार कर लेता है। ठीक है, और शाम को 6 से 7 बजे के बीच तक वो पूरा डेटा जो है अपलोड कर देता है या सबमिट कर देता है। ठीक है, तो जब सारे पोलिंग स्टेशन से, सारे बूथ स्टेशन से ये आंकड़े सबमिट हो चुके हैं तो अभी तक इलेक्शन कमीशन इसमें देरी क्यों कर रहा है, बस मेन मुद्दा यही था। ठीक है, अब इसमें देखिए आप समझिए, डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू इमीडिएटली अपलोड इट्स वेबसाइट स्कैंड एलिजिबल कॉपीज ऑफ फॉर्म 17C। ठीक है, ये बस इतना ही मामला है, इसमें बस इतना ही समझिए आप कि सुप्रीम कोर्ट ने बस क्वेश्चन किया है इलेक्शन कमीशन से कि आपने अभी तक उसको क्यों अपलोड नहीं किया। ठीक है, और दूसरी चीज, एक रूल है उसको समझिएगा। मतलब कुछ एक्ट है भारत के, जैसे कि एक एक्ट है रूल 56C। ठीक है, 56C का जो दूसरा रूल है उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू ये बताया जाता है कि जो प्रेसाइडिंग अफसर है, प्रेसाइडिंग अफसर या बूथ अफसर आप उसको बोल सकते हैं, प्रेसाइडिंग अफसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है, वो जब भी चुनाव जिस दिन हुआ, मान लीजिए किसी दिन चुनाव हुआ
उस दिन शाम को क्या करता है, पूरा डेटा इकट्ठा करता है, उस डेटा का लेखा जोखा करता है, और लेखा जोखा कर कर उस डेटा को सबमिट कर देता है। ठीक है, ये पूरा मामला है। ये इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया जाता है, जिससे कि पूरा डेटा जो है इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाए। ठीक है, और ये किसका रूल है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। ठीक है, आगे समझिएगा। ये ये जो समस्या आ रही है, ये एक है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम का एक संस्था है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि ये जो इतनी देरी हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पर। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़े ही टाइम में क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन अपना जो डाटा है उसको अपलोड कर देगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर। ये पूरा मामला है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। इसमें कहा गया है कि तकरीबन 6 मिलियन पेड़ जो हैं वो फार्म लैंड से क्या हो गए, गायब हो गए। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, ठीक है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात की गई। भारत के तकरीबन 6 मिलियन पेड़, आप समझ रहे हैं 6 मिलियन का मतलब 60 लाख, इतने पेड़ गायब हो गए हैं। ठीक है, और सिर्फ 2019 से 2022 के भीतर, आप समझिएगा। अब ये अलग चीज है, ये दूसरी बात है कि ये जो पेड़ हैं ये फुली ग्रोन पेड़ हैं, मतलब पूरे बड़े, इनका आकार दूसरा है, मतलब ये पूरी तरीके से जो बड़े पेड़ नहीं होते हैं, बड़े पेड़ हैं, ये सारे सारे पेड़ों को इनमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बड़े पेड़ जो जिनकी एक खास लंबाई होती है, और ये रिसर्च किया गया है डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन। ठीक है, उसने जो है ये सर्वे किया है और देखा है कि भारत में 2019 से लेकर के 2022 के बीच में तकरीबन 60 लाख पेड़ जो है वो फार्म लैंड से गायब हो गए। फार्म लैंड मतलब एग्रीकल्चरल एरिया जो होती है वहां से गायब हो गया। ठीक है, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल पेड़ों की गिनती करता है, मतलब एक एक पेड़ गिनता है। ठीक है, तो सोचिए इसकी जो टेक्नोलॉजी है काफी अच्छी है। और ये पूरा जो रिपोर्ट है, जो पूरा मामला है, नेचर सस्टेनेबिलिटी नामक एक जर्नल छपती है, उसी में निकला था। ठीक है, और इसमें एक बात ये भी बताई गई है कि ऐसे 11% पेड़ जो 2010 और 2011 के दौरान दिखाई पड़ रहे थे, वो 2018 से 2022 के बीच में एक सर्वे हुआ, उसमें ये 11% जो पेड़ थे वो गायब हो गए। मतलब धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि जो इंडिविजुअल जो फार्म लैंड के जो पेड़ हैं वो गायब हो रहा है। ठीक है, और ये चिंताजनक बात है, भारत के परिप्रेक्ष्य में चिंताजनक। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है, क्योंकि भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो 2019 से और 2021 की बात की जाए तो वो थोड़ा मतलब उसमें वृद्धि हुई है। भारत के जो फॉरेस्ट कवर है उसमें क्या हुआ है, उसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, उसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका फॉरेस्ट कवर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ट्रीज को गिना जाता है। ठीक है, और वो भी फार्म लैंड वाले जो एग्रीकल्चरल लैंड पे जो है उगते हैं, ऐसे पेड़ों की बात की गई है। ठीक है, ये पूरा मामला है। और आगे एक चीज और समझिएगा, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी एक सर्वे कराता है जिसको आप बोलते हैं ट्री कवर, मतलब भारत में वृक्षों का कितना कवर है उसके बारे में जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो सर्वे करवाता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, जो इसकी रिपोर्ट लेटेस्ट है 2021 वाली, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले समझिएगा कि किसके अंतर्गत आता है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसको राज्य वन स्थिति रिपोर्ट कहते हैं, स्टेट ठीक है, राज्य वन स्थिति रिपोर्ट इसको बोलते हैं। ये जो है इसकी जो नवीनतम स्थिति है, जो लेटेस्ट इसका रिपोर्ट है उसके बारे में। और ये किस एफएसआई जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है जो कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बारे में रिपोर्ट जारी करता है भारत के। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, ये जो भी जांच करता है, जो भी रिपोर्ट जारी करता है, उसके लिए किस भूमि का इस्तेमाल करता है, यह वन क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी भूमि का उपयोग या स्वामित्व वाले रिपोर्ट जारी करता है जो कम से कम 10% वृक्ष डेंसिटी, मतलब जिसको आप बोलते हैं
कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी जिनका 10% ज्यादा हो, और कितना खेत का क्या होनी चाहिए, उसकी एरिया क्या होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर या उससे अधिक, सभी भूखंडों को ये क्या करता है, गिनता है। अब वो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है, उससे नहीं मतलब सरकारी हो चाहे निजी हो, कोई मतलब नहीं है। अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है और उस पर कम से कम 10% वृक्ष है का जो डेंसिटी है, पेड़ों की डेंसिटी, तब उसको गिना जाएगा और उसको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत जोड़ा जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट जारी करता है उसको इसको अपने में इंक्लूड करता है। ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, एक बार में समझ लीजिए, ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और उस पर तकरीबन 10% फॉरेस्ट कवर हो, ठीक है, ये मामला है, ठीक है। अब इधर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये लोगो बना हुआ है, और गेन्स एंड लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019, 2019 से क्या है, आंध्र प्रदेश में कितना फॉरेस्ट कवर, कितना गेन हुआ है, मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, 647 स्क्वायर किलोमीटर। तेलंगाना में कितना बढ़ा है, 632 स्क्वायर किलोमीटर। उड़ीसा में कितना बढ़ा है, 537 स्क्वायर किलोमीटर। और झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर। और कर्नाटक में कितना बढ़ा है, 155 स्क्वायर किलोमीटर। इधर देखिएगा ये, इसमें लीजेंड्स दिखाएगा, मतलब इंडिकेटर्स क्या है। अगर बहुत गाढ़ा कलर होगा तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चेंज, मतलब 3% से ज्यादा की वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। तो उससे कम कम, जैसे उससे कम गाढ़ा होगा तो 2 से 3% की हुई है, उससे कम गाढ़ा है तो 1 से 2% तक की हुई है, उससे कम है तो 0.5 से 1 से लेकर के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे कम वाला कवर है, जो सबसे हल्का है, वो पूरा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। और जहाँ सबसे ज्यादा है वो डेंस एरिया इधर का दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये तेलंगाना के आसपास का। तो आपने देखा भी होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा कवरिंग स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा गेन हुआ है, ठीक है। यहाँ 647 है आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में कितना है, 632 है, ठीक है। निगेटिव चेंज की बात हो रही है, तो आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में देखेंगे, वहां पर आपको निगेटिव चेंज नजर आएगा। आप देख सकते हैं ध्यान से कि 0 से 0.25, आप देखिए जितना रेड कलर का एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर निगेटिव गेन हुआ है, मतलब यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है उसमें कमी आई है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। कई बार स्टेटमेंट के रूप में सवाल कर सकता है यूपीएससी, जिसमें वो ना तो किसी राज्य का नाम लेगा, ना तो स्पेशल कोई बात करेगा, बस सीधे बोलेगा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो नॉर्थ ईस्ट में कम हुआ है, या उसकी परसेंटेज में कमी आई है, ठीक है। तो अगर आपको फैक्चुअल डाटा नहीं पता होगा तो आप नहीं पता कर सकते। देखिए जैसे लॉसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 257 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। और मणिपुर में 249 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है, नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम में 186 स्क्वायर किलोमीटर, मेघालय में 73 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चिंता का विषय हो सकता है, ठीक है। और भारत में तो फॉरेस्ट कवर है, उसको बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ेगा तो क्लाइमेटिक चेंज का बहुत गहरा आघात भारत को लग सकता है। अब थोड़ा क्लासिफिकेशन समझ लीजिए कि कितने प्रकार के मतलब फॉरेस्ट हो सकते हैं। एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है, जहां पर जमीन जो है 70% या उससे ज्यादा कैनोपी डेंसिटी होती है, मतलब वृक्षों की एक छत्र छाया नहीं होती है, जैसे मान लीजिए वृक्ष है ये, तो ऐसे ऐसे बना रहता है। तो ये जो कैनोपी डेंसिटी है, उसके बाहर की जो पत्तियों का आवरण है वो कितना फैला हुआ है, उसी को हम बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलेंगे हम, लैंड विथ 70% आर मोर कैनोपी, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, आल लैंड एरियाज विद ट्री कैनोपी डेंसिटी या 40% या मतलब 40% या उससे ज्यादा। ओपन फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, जहां पर ऑल लैंड एरियाज विद ट्री कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 10 to 40%, मतलब 10 से 40% के बीच में अगर कैनोपी डेंसिटी होगा तो उसको हम ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे। और ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर होता है 1 हेक्टेयर या इससे कम के पेड़ों के पृथक या छोटे टुकड़े, जिन्हें जंगल के रूप में नहीं गिना जाता है, उन्हें अलग अलग हिस्सों और पेड़ों के शीर्षों को एक साथ रखकर वृक्ष आवरण के रूप में गिना जाता है। मतलब ट्री कवर वो होता है जिसमें जंगल के रूप में नहीं इनको गिनते हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा एक दो चीजें बात करते हैं, एक तो हम बोलते हैं ट्री कवर, जिसको हम बोलते हैं वृक्ष आवरण, एक होता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है, दोनों अलग चीजें, ठीक है। ये बात समझिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
तो आगे देखिएगा, ये एक आपको वो दिख रहा होगा, एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें दिखाया गया है कि स्क्वायर किलोमीटर में जो फॉरेस्ट कवर है और डेंस कवर कितना है। तो ये दिख रहा होगा कि 1991, 2001, 2011, 2021 में आप इसमें देखिएगा अंतर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भारत की जो, या भारत में भले ही फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, भारत में फॉरेस्ट कवर बढ़ तो रहा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है ना वो अच्छी नहीं है। बढ़ने की जो रेट है, बढ़ने की जो दर है वो अच्छी नहीं है। ये चिंता वाली बात है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ बनाया हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको समस्या नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। चलिए अगले अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या बोलता है, मतलब वनों के लिए जो वैश्विक मानक बनाया गया है वो क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वनों के लिए जो वैश्विक मानक है वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसमें ये बोला है कि कम से कम 10% वृक्ष छत्र छाया के साथ कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि, इनमें जंगल में मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि के उपयोग के तहत क्षेत्र शामिल नहीं है, ठीक है। तो यही जो भारत इस्तेमाल करता है, कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए, जमीन कितनी होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर होनी चाहिए, और उस पर कम से कम 10% कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो इंटरनेशनल या ग्लोबल एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, तो वही भारत भी वही फॉलो करता है, ठीक है। और इसमें ये भी बता दिया है कि मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि उपयोग के तहत जो क्षेत्र आते हैं वो नहीं शामिल है, जैसे फार्म लैंड इसमें नहीं शामिल होता, ये बात ध्यान रखिएगा। या अर्बन एरिया के जो क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते। लेकिन जो हमने अभी रिपोर्ट पढ़ी है, जो हमने रिपोर्ट पढ़ी, भारत में तकरीबन 6 मिलियन जो वृक्ष हैं वो गायब हो गए हैं, तो वो रिपोर्ट किसकी थी, वो तो फार्म लैंड की थी ना, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं था, वो फार्म लैंड की रिपोर्ट थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ISFR 2019 के बाद से जो भारत में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई, 2261, मतलब मेजर फाइंडिंग्स हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो जो वृद्धि हुई है भारत में 2019 से लेकर के उसके बाद फिर उसमें कितना कवर बढ़ा हुआ है, 2261 वर्ग किलोमीटर जो है फॉरेस्ट कवर क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। सॉरी, वृक्ष आवरण जो है वो 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जबकि वन आवरण जो है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो कितना बढ़ा है, 1540 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और टोटल देखिए, एक चीज समझिए, 2261 टोटल बढ़ा है, इसमें जो वन आवरण है वो कितना है, 1540, ठीक है। और वृक्ष आवरण कितना है, 721 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये पूरा मामला है, और जिसको जोड़ देंगे तो आप हो जाएगा 2261, टोटल कितना हो जाएगा, 20,2061, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कुल मिलाकर वन और वृक्ष आवरण जो है वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र के 24.62% के बराबर है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आगे बताया गया, आंध्र प्रदेश किसके साथ टॉप पर है, 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, और उड़ीसा जो है वह 632 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और बढ़े हुए वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, सॉरी, बढ़े हुए वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, और घने वनों की तुलना में खुले वनों में अधिक वृद्धि की, मतलब जो ओपन फॉरेस्ट हैं, जो ओपन फॉरेस्ट है उनमें ज्यादा ग्रोथ हुई है, बजाय इसके कि जो घने 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 वन है उनकी तुलना में ओपन फॉरेस्ट में ज्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। ये बात समझिएगा। और इधर आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट एंड कन्वर्टेड बिटवीन अप्रैल 1 2018 एंड March 31 2023, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन हुआ है वो क्या है, ये मध्य प्रदेश टॉप पर है इसमें, उसके बाद उड़ीसा का नंबर है, फिर गुजरात का नंबर, फिर अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और टोटल कितना कन्वर्ट हुआ है, 90,001.5 हेक्टेयर देश में, ठीक है। केरला हाईएस्ट वन, अच्छा केरला सबसे कम का है क्या, तेलंगाना का कितना हुआ है, 37,050.5, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं।
अब एक अगले आर्टिकल पर आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन द फॉर्म ऑफ फुटप्रिंट्स इन मंगलुरु सिटी। मतलब मंगलुरु सिटी में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पहला एविडेंस प्राप्त किया है किसका, आर्ट इन फॉर्म ऑफ फुटप्रिंट्स, ठीक है, फुटप्रिंट के रूप में पहला रॉक आर्ट जो है प्राप्त किया गया, ठीक है, ये बात समझिएगा। चलिए इस आर्टिकल को और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। इसको समझिएगा कि एक MSRS कॉलेज है, ठीक है, वहाँ के जो प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के सेवानिवृत्त एसोसिएट अफसर टी मुरगोसी के अनुसार उन्होंने क्या कहा, बेंगलुरु में रॉक कला का पहला साक्ष्य जो है बोलूर पन्ने कोटेदा बब्बू स्वामी मंदिर के पास पाया गया है, ठीक है। श्री मुरगेशी ने क्या कहा कि रॉक कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है, मतलब फुटप्रिंट्स के रूप में है, ठीक है, जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर पाई गई है, ठीक है। और ये पदचिन्ह संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक रॉक है, उसी पर जो है फुटप्रिंट पाया गया है, ठीक है। मानव जोड़ी जो होता है उसका जो पैर है उसका जो है प्रिंट पाया जाएगा, मानव का पैर या पद चिन्ह, ठीक है। अब इस बारे में बहुत बात करने के लिए कुछ नहीं है, इससे बेहतर है कि हम लोग ये समझ लें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वह भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रमुख संगठन है। मतलब देश में जितनी भी सांस्कृतिक विरासत की वस्तुएं हैं, जो भी हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ASI, ठीक है। आप जहां भी जाएंगे अगर कोई वहां पर आपको पुरानी विरासत की चीज दिख गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है वो, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थल जो भी हैं, ठीक है, या प्राचीन स्मारक हैं या अवशेष हैं, उनको बनाए रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एक बात और समझिएगा, जो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका गठन 1861 में हुआ था और किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और ये सारी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसके तहत, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है, एंड रिमेन्स एक्ट 1958। मतलब एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत ही ये सारे आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज और प्रोविजंस को क्या करता है, वो उनको रेगुलेट करता है, उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। भारत में कोई भी अगर आर्कियोलॉजिकल साइट होगी तो किसके नियंत्रण में होगी, वो होगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और यह किसके, कौन सी एजेंसी के, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ये काम करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। और इट आल्सो रेगुलेट्स एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, ठीक है। यह एंटिक्विटीज और आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 भी रेगुलेट करता है, ठीक है। ये इतना पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हो गया, ठीक है। अब चलिए समझते हैं एक और चीज जिसके बारे में हम लोग अभी आने वाले समय में और बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अलेक्जेंडर फैजल जी हैं जो कि स्विट्जरलैंड के एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। उन्होंने भारत में जो भारत के सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय के, उनसे बात करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि जो हम 15-16 जून को स्विट्जरलैंड में एक यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया जा रहा है उसमें भारत जरूर मौजूद रहेगा, ऐसा ये आशा जता रहे हैं। क्योंकि भारत ने अभी तक कोई इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है। भारत ने कहा है अभी फिलहाल हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, तो हम जून के फर्स्ट वीक में बता देंगे, ठीक है। भारत ने क्या कहा है, भारत ने कहा है कि जून के फर्स्ट वीक में हम बता देंगे कि हमको शामिल होना है कि नहीं शामिल होना है, ठीक है। और इनको बड़ी उम्मीद है क्योंकि ये जानते हैं, इन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो देश है उसमें जितने भी देश शामिल हैं रसिया को छोड़ करके, क्योंकि रसिया को इन्होंने इनवाइट ही नहीं किया है, ठीक है। रसिया को छोड़ करके जितने भी देश हैं सब इमर्जिंग इकोनॉमी है और
अगर रसिया और यूक्रेन को एक टेबल पर लेकर आना है, उनसे अगर समझौता करवाना है, तो उसके लिए ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया बड़ा योगदान दे सकता है। ठीक है, इंडिया को मानते हैं कि इंडिया बड़ा योगदान दे सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो BICS देश हैं, इसमें अगर ब्रिक्स से आप रसिया निकाल देंगे तो BICS हो जाएगा ना। ये सारे देश जो है इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो ये जरूर जो है उस डील में या उस कॉन्फ्रेंस में मदद कर पाएंगे, दोनों के बीच में शांति की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब रूस का क्या स्टेट है, इस मामले में क्या स्टैंड है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस क्या है। ठीक है, और ये किस लिए आयोजित की जा रही है, ये भी समझिएगा। ठीक है, इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड जो है, मतलब स्विट्जरलैंड की जो सरकार है, उसने अप्रैल 10 अप्रैल को क्या किया था, एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग पहला स्टेप बढ़ा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने का। ठीक है, आपको पता ही है कि 2022 में 2022 में क्या होता, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, रूस ने इन्वेजन कर दिया था यूक्रेन का, तो फिर उसी को रोकने के लिए, उसमें शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड ने क्या किया, पहला स्टेप स्टार्ट किया। और ये स्टेप ऐसे ही स्टार्ट नहीं हुआ था, ये स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो यूक्रेन के वो हैं, प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की साहब, वो गए थे स्विट्जरलैंड। ठीक है, और वहां उन्होंने स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके हमारे और रसिया के बीच में शांति स्थापित करवाएं, शांति स्थापना करवाने का प्रयास करें, नहीं तो मामला और भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड सरकार ने इसी के तहत स्विट्जरलैंड सरकार ने 10 अप्रैल को क्या किया, घोषणा की कि वह फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में अस्थायी शांति के लिए पहले कदम के रूप में 15-16 जून को एक प्रमुख शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ठीक है, और इसमें 100 से अधिक देश भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 से ज्यादा लोग देश भाग ले सकते हैं, और भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। लेकिन शिखर सम्मेलन में जो रूस की उपस्थिति है, उस पर सवालिया निशान इसलिए बना हुआ है क्योंकि रूस को इनवाइट ही नहीं किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, रूस को इस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, और रूस इसमें शामिल भी नहीं होना चाहता, ये भी समझिएगा। रूस का मानना है कि हम इसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं, तो इस पूरे कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब निकलेगा नहीं। और 24 फरवरी 2022 से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 24 फरवरी 2022 से किसके किसके बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ क्योंकि नाटो की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होने वाला था, उससे थोड़ा दिक्कत थी रूस को, तो उन्हीं सब के संबंध में पूरा युद्ध हुआ। ठीक है, और रूस यूक्रेन का जो तीसरा युद्ध है वो स्टार्ट हो चुका है, सॉरी तीसरा वर्ष स्टार्ट हो चुका है। तो जो इटली में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, उसके तुरंत ही बाद 15-16 जून को क्या होगा, एक शांति सम्मेलन की मेजबानी स्विट्जरलैंड करने वाला है। ठीक है, और यह पहल जो है राष्ट्रपति जो है यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर की गई है। ठीक है, जिन्होंने इस साल जनवरी में बर्न स्विट्जरलैंड में, बर्न जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहां का दौरा किया था। ठीक है, उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था स्विट्जरलैंड से कि कृपया करके हमारे बीच जो इतनी तनातनी मच रही है रूस और हमारे बीच में, उसको शांति स्थापित करवाइए, उसको और अच्छा करवाइए, अदरवाइज ऐसे ही करके बहुत भयानक मामला बन सकता है। ठीक है, अब रूस का रिस्पांस क्या हुआ इस समिट के संदर्भ में, मतलब रूस ने अपना क्या रिस्पांस दिया है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इस कार्टून में, रसिया जो है वो यूक्रेन को खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये 1 साल की एनिवर्सरी मनाई जा रही है जो युद्ध हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच का। ठीक है, आप समझिएगा, यूक्रेन और रूस के जो शांति शिखर सम्मेलन है वो स्विट्जरलैंड में होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें रूस को आमंत्रित ही नहीं किया गया है, रूस को आमंत्रित ही नहीं किया गया, उसको इनवाइट ही नहीं किया गया है। इससे क्या होगा, इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब तक रूस के अपने लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, ठीक है, जो रसिया का टारगेट है या गोल है, जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का शांति समझौता नहीं होगा। ठीक है, और उन्होंने कहा तब तक यूक्रेन में कोई शांति नहीं होने वाली। अब उसके क्या अपने उद्देश्य हैं वो बात की बात है। ठीक है, और उन्होंने यह भी बताया कि रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है,
और ये भी बताया कि मास्को के बिना, मास्को मतलब रूस की राजधानी क्या है, मास्को, मतलब जब तक रूस की सहमति नहीं होगी तब तक उसके बिना कुछ भी आप तय नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी बड़ी आप सम्मेलन कर लें, चाहे जितना मीटिंग कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि चूंकि इसमें कोई रूसी प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं होने वाला है, जो भी ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें कोई रूसी प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं होगा, इसलिए यह कहा जा सकता है कि रूस जो है वो बातचीत से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। मतलब रूस इस समय बातचीत नहीं करना चाह रहा है, ये बात समझिएगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो मामला चल रहा है उसमें शांति का कोई कोई रिजल्ट दिखने वाला नहीं है, कोई पहल दिख नहीं रही है कि शांति होगी। अब देखते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जो है जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सेशन जो है पसंद आया होगा, ठीक है। और चैनल को क्या करिएगा, देखने के बाद क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर बताइए, ठीक है, कि करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो यूपीएससी के एग्जाम में बहुत मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में तकरीबन 40 से 45 डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे, और इनडायरेक्टली जोड़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी तैयारी में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान लगाइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।